तुम हो कौन? ये मेरी एंजल है। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। सत्तावन के जो हंगामे थे उसके नतीजे में इस यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। सर सैयद ने 1875 में एक छोटा सा मदरसा शुरू किया। मौलवी समीउल्लाह खां जो सर सैयद के दस्तराज थे उनके मकान में, और उन्हीं को पहला सेक्रेटरी बनाया, और वो मदरसा 6 तालिब इल्मों से शुरू किया। 2 साल के बाद उस मदरसे ने कॉलेज की शक्ल इख्तियार कर ली, और 8 जनवरी 1877 को सर सैयद अहमद ख़ान ने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद 78 एकड़ ज़मीन पर, जो फ़ौज की छावनी थी, उस पर रखी। मैं बहुत सोचता था कि सर सैयद ने अलीगढ़ को क्यों पसंद किया। तो 2-3 चीज़ें मेरे सर में आईं। एक तो सर सैयद ने लिखा है कि हमारे हुजूर अकरम ने कहा है कि मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अली उसका दरवाज़ा है। तो सर सैयद चाहते थे कि अलीगढ़ इल्म का दरवाज़ा बने, क्योंकि अली के नामी से ये शहर मौसूम था। तो एक वजह तो बड़ी ये थी। दूसरी बड़ी वजह, सर सैयद ने कहा कि मैं उस शहर में ये अपना तालीमी इदारा कायम करूँगा जहाँ की आबो हवा सबसे बेहतर होगी। 1872 में कोई शख्स हिंदुस्तान में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की तस्वुर नहीं कर सकता था। उस वक्त सर सैयद ने इन्वायरमेंट की बात की, पॉल्यूशन की बात की, कि आबो हवा जहाँ सबसे बेहतर होगी, क्योंकि वो एक अकामती इदारा बना रहे थे, वहाँ बाढ़ नहीं आनी चाहिए, वहाँ सैलाब नहीं आना चाहिए, वहाँ अकाल नहीं पड़ना चाहिए, और वहाँ वबाई अमराज नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए सर सैयद ने बाकायदा कमेटीज़ बनाई, और उस वक्त के यहाँ सिविल सर्जन थे डॉक्टर जैक्सन। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि साहब अलीगढ़ इज़ द हेल्दीएस्ट सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अलीगढ़ इत्तफाक से उस वक्त रेलवे ट्रैक बिछ चुका था, जीटी रोड से था, दिल्ली और आगरा के करीब था, और ये जो 10-12 अजला हैं वो सब मुसलमानों के मरकज़ थे। बड़ी तादाद मुसलमानों के ज़मींदारों की और मुसलमानों की यहाँ मौजूद थी। सर सैयद ने कहा कि इन इलाक़ों से मुस्लिम तलबा आएंगे, इस इलाके के ज़मींदार आएंगे। आप यूनिवर्सिटी की तारीख़ी चीज़ों को देखिए। जो यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल है उस पर 262 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। उसमें जिन लोगों ने 25 रुपये चंदा दिया वो सर सैयद ने महफूज किया। उन्होंने कहा कि बाउंड्री वॉल में 25 रुपये लगेंगे। जिन लोगों ने 250 रुपये दिए उनका नाम हॉस्टल में लिखा गया, उनका नाम क्लासरूम में लिखा गया, और जिन लोगों ने 500 रुपये दिए उनका नाम यूनिवर्सिटी का जो उस वक्त का मरकज़ी हॉल था, जिसको स्टिची हॉल कहते हैं, जहाँ MAO कॉलेज का संग बुनियाद रखा गया था, वहाँ रखा गया।
सर सैयद चाहते थे कि दीनी उलूम और असरी उलूम के फासलों को कम किया जाए। सर सैयद ने अपने दौर के सबसे बड़े आलिम, जो सर सैयद के बड़े गहरे दोस्त थे, दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानोतवी, उनसे दरख्वास्त की कि वो इस यूनिवर्सिटी का, इस कॉलेज का निसाब मुरतब करें। और सर सैयद इस मकसद में कामयाब हो गए कि मौलाना कासिम नानोतवी के दामाद मौलाना अब्दुल्ला अंसारी को अपना इस कॉलेज का पहला डीन फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी बनाया, दीनियात का सरबराह बनाया, मस्जिद का ज़ाहिर पेशमाम बनाया, और सारी दीनी तालीम का सिलसिला जो है वो दारुल उलूम देवबंद से मिला थी। सर सैयद ने कहा कि मैं ख्वाब मेरा यूनिवर्सिटी का है, मंसूबा मेरा यूनिवर्सिटी का है, लेकिन मैं कॉलेज बना रहा हूँ और एक वक्त आएगा कि ये कॉलेज एक तनावर दरख्त बनेगा और उसकी शाखें मुल्क के तूल अर्ज़ में फैल जाएंगी। सर सैयद के इंतकाल 1898 के बाद सर सैयद के जितने रफ़्क़ा थे उन्होंने पहले दिन ये फ़ैसला किया, सर सैयद मेमोरियल फ़ंड बनाया और उससे कहा कि हम एक यूनिवर्सिटी जो सर सैयद को ख्वाब है उसको शर्मिंदा ताबीर करेंगे, और 1920 में इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर इस यूनिवर्सिटी को बड़ा इम्तियाज़ हासिल था। सर सैयद ने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए जो असातिज़ा थे, वहाँ काम कर रहे थे, उनको यहाँ मुलाजिम रखा। उस वक्त उस्ताद की तनख्वाह 8 रुपये, 12 रुपये और 16 रुपये थी हिंदुस्तान में। सर सैयद ने 400 रुपये थी। तो हिंदुस्तान के दुनिया के बड़े बड़े उलमा, आलिम, दानिश्वर वो इस इदारे से वाबस्ता हुए और इस यूनिवर्सिटी ने, इस कॉलेज ने बड़ी तरक्की की। नतीजा ये हुआ कि 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में मौजूदा सरकार को ये ऐलान करना पड़ा, ये इकरार करना पड़ा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ ए इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इस कॉलेज ने पहली दफ़ा जब यूनिवर्सिटी बनी तो एक खातून को, जो भोपाल की बेगम थी, हुक्मरां थी, बेगम सुल्तान जहाँ, उसको चांसलर बनाया। पूरी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी की तारीख़ आप उठा के देखिए, किसी इदारे ने, किसी यूनिवर्सिटी ने अपना पहला चांसलर किसी खातून को नहीं बनाया। अलीगढ़ की फ़िज़ा उस वक्त कितनी साजगार थी, कितनी रोशन ख्याल थी कि 1920 में एक खातून को चांसलर बनाया गया। इसमें ख़ासियत जो है हमारी लाइब्रेरी की, वो यहाँ का ओरिएंटल कलेक्शन है। हमारे पास 16,000 से भी ज़्यादा बहुत ही नायाब मखतूतात हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें एक हज़रत अली से, जो चौथे खलीफा थे इस्लाम के, तो उनके हाथ का लिखा हुआ एक कुरान शरीफ का नुस्खा भी है। और इसके अलावा और बहुत सारे इसी तरह के नुस्खे हैं, जिसमें नहजुल बलागा है जो हज़रत अली के अक़वाल का मजमुआ है, और बहुत से कुरान मजीद हैं जो हाथ से लिखे हुए हैं, बादशाहों के हाथ से लिखे हुए हैं, फ़रामीन हैं बादशाहों के, और एक फूल है जो जहांगीर के दरबारी मंसूर नक्काश के हाथ का जो है पेंट किया हुआ है। और इसकी ख़ासियत ये है कि ये दुनिया में तीसरी ऐसी पेंटिंग है कि जो फ्लोरल है, जो फ्लोरल कहना चाहिए मैं, और इसके अलावा जो 2 हैं वो ईरान में हैं, और ये बहुत ही कीमती जो है पेंटिंग है हमारे लिए। नई चीज़ों में हमारे पास इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शंस हैं वो काफ़ी है। हमारे पास पूरा एक डिजिटल रिसोर्स सेंटर है, जिसमें किताबें हैं, ई बुक्स हैं 1,20,000, जो शायद किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं है। इसके अलावा जर्नल्स हैं, हम 7,500 जर्नल्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आते हैं, और डिक्शनरीज़ हैं, और वीडियो लेक्चर्स हैं, और अभी हम बहुत जल्दी इसमें इजाफ़ा करने जा रहे हैं। हम ऐसे डेटाबेसेस ख़रीदने वाले हैं जिसमें किताबें भी होंगी,
रसाइल भी होंगे, वीडियो भी होंगे और हर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। हम डिजिटल कलेक्शन अपना बढ़ा रहे हैं। हमारी जो नायाब किताबें हैं उनको हमने पहले ही डिजिटाइज़ कर लिया है और एक करार किया है सीडेक से। तो सीडेक उन किताबों को इंटरनेट पे दिखाएगा, तो जहाँ जहाँ नेट जाता है पूरी दुनिया में आप हमारी किताबें भी पढ़ सकते हैं। ये म्यूज़ियम हमारा 1932 में इस्टेब्लिश किया था। जो हमारे फाउंडर थे बाबा मिर्ज़ा साहब, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था और वही जितने भी यहाँ के स्पेसिमेंस हैं वो सब जर्मनी से मैक्सिमम लेके आए हैं और उसी कंडीशन को हम अब तक इसको मेंटेन किए हुए हैं। जितने भी हमारे पास प्राइमेट्स हैं स्पेशली, या जो बहुत ही रेयरली स्पेसिमेन है जैसे कि डकबिल प्लेटिपस है या एकिडना है, तो वो उसी वहाँ से लेके आए थे उनको और उस वक्त से हम अब तक उसको मेंटेन किए हुए हैं। टोटल स्पेसिमेन तो तकरीबन हमारे पास हैं 30-40 हज़ार, लेकिन जो उसमें जो मैक्सिमम हैं वो क्लास इंसेक्टा के हैं। जो इंसेक्ट्स तो बहुत सारे तो डिस्प्ले पर हैं और बहुत सारे हमारे इनसाइड रहते हैं कि जो हमको कभी देते हैं टीचिंग के लिए। लेकिन उसके अलावा जो हमारा पूरा किंगडम है, एनिमल किंगडम, उसके अंदर पॉरीफेरा से लेके अप टू मैमल्स, तमाम जितने भी हमारे ये फाइलम्स हैं हम सब कवर करते हैं उसमें मैक्सिमम जो हैं वो हमारे पास ये रेप्टाइल्स एंड ये जो बर्ड्स, इनके ज़्यादा अच्छे हैं। मैमल्स का थोड़ा सा कम है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं प्राइमेट्स, जैसे कि कोला है या जो डिफरेंट दूसरे हैं वो हैं यहाँ पर, जो बहुत ही रेयर हैं। अब कोई भी जब उनको ज़ूलॉजी में पढ़ाते हैं तो उसके लिए उनको हमको शो करना पड़ता है। तो जो बुक्स में जो डायग्राम जो फिगर्स उनको वो देख रहे हैं, तो वो उनको उतने जो डिटेल नहीं नॉलेज दे पाते एज़ कम्पेयर टू कि हम उसको मॉडल उसको वहाँ पे प्रोवाइड करें। तो जब वो पूरे उस मॉडल को ख़ुद अपने सामने पूरा देखता है, तो चाहे वो प्रिजर्व फॉर्म में हो या वो लाइव फॉर्म में हो, दैट इज़ एज़ गुड एज़। तो उसको हम मेंटेन रखते हैं पूरे उसके कैरेक्टर्स के बारे में, उसके हैबिटेट के बारे में। अब तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगता जा रहा है इसके ऊपर, तो इसलिए अब अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है। और अब तो रिसेंटली ये है कि वो हमने सुना है फिशेस पे उन्होंने पूरा बैन लगा दिया है, इंसेक्ट्स पे लगाने जा रहे हैं, सोच रहे हैं। तो अब बहुत ही ये मुश्किल हो गया है तो इनको अब जो है प्रोक्योर करना। लेकिन इसीलिए हम जो यहाँ पर अवेलेबल हैं हम उसको मेंटेन किए हुए हैं और हमारी अभी कोशिश यही है कि जो प्रेजेंट कलेक्शन हमारे पास है तो इसको हम डिजिटाइज़ कर दें, ताकि अगर ये कभी डैमेज होते हैं तो फ्यूचर में ये हमको नहीं मिल पाएंगे, बिल्कुल भी तो नहीं मिल पाएंगे। तो डिजिटाइज़ करके इसको, ताकि हम उनको जो टीचिंग के अंदर इसको हम हेल्प ले सकें इसकी। हमारे यहाँ तो आते हैं स्टूडेंट तकरीबन 35 से 40 बच्चे आते हैं बीएससी के अंदर जो इंडक्शन होता है उनका, और तकरीबन 40 to 50 इन बिटवीन एमएससी में आते हैं। तो वो एमएससी प्रीवियस में जाते हैं, फिर एमएससी फाइनल में जाते हैं। तो इसलिए तकरीबन दोनों एमएससी में 100 का है और 3 साल का जो बीएससी है उसमें तकरीबन 150। आर्ट, मुसव्वरी, ये समाज में रेवोल्यूशन ला सकता है। और हमारे सामने बहुत सारे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, क्योंकि ये विजुअल फॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा साइकोलॉजी पे असर करती हैं। जितना कही हुई बातों से इतना असर नहीं होता होगा शायद, जितना देखने से होता है। तो आर्ट की ज़रूरत इस वक्त जब सोसाइटी में बहुत टेंशन है, एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो इस ज़माने में आर्ट की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे डिपार्टमेंट में बीएफए कोर्स चल रहा है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, 2 कोर्सेज़ चल रहे हैं। स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो है वो टेस्ट के बेसिस पर होता है। जो टेस्ट है वो उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स देखी जाती है और थोड़ी बहुत उनकी नॉलेज जो थ्योरी में, कि वो प्रीवियस के बारे में, पास्ट के बारे में और कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट में है या नहीं, वो पढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।
तो फिर उसके बेस पर ही उनका स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। बीएफए में 15 सीट्स हैं और मास्टर्स कोर्स में 10 सीट्स हैं। खाली पेंटिंग में कोर्स स्पेशलाइजेशन कोर्स पढ़ाया जाता है हमारे डिपार्टमेंट में। आज की जो हमारी जनरेशन है आर्ट के लिए थोड़ा नीरस है, उनको पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उनको शायद नज़र नहीं आता है, उनको ठहराव नहीं चाहिए, उनको स्पीड चाहिए, वो भाग रहे हैं। मुझे लगता है इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये अभी ज़ीरो पे खड़ा हुआ है। इसमें खाली एक कोर्स चल रहा है और लेकिन अच्छा खासा नाम है हमारी यूनिवर्सिटी का। अभी जैसे पेंटिंग में कोर्स चल रहा है, लेकिन अभी यूजीसी के 12th प्लान में नए प्रपोजल्स जमा किए हैं कि यहाँ पर खाली पेंटिंग में नहीं, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, प्रिंट मेकिंग और अप्लाइड आर्ट और साथ में हिस्ट्री ऑफ आर्ट में कोर्सेज़ और होने चाहिए, तभी जाके बात कंप्लीशन पे आएगी। खाली पेंटिंग पढ़ाने से बात बन नहीं रही है। इसमें हमेशा आर्ट एग्जीबिशंस लगी रहना चाहिए, इसको रेंट आउट करना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा कि वो अपना आर्ट वर्क यहाँ डिस्प्ले करें। साथ में हमारे यहाँ जो एकेडमिकली देखा जाए तो प्रोफेशनल कोर्स तो चल रहा है, साथ में हम लोग जो कोर्स पढ़ा रहे हैं उसमें हम लोग मेकिंग ऑफ टीचर को भी प्रोसेस कर रहे हैं। मेकिंग ऑफ टीचर में जैसे हमारे यहाँ बीएफए एमएफए करने के बाद स्टूडेंट के पास हमारे डिपार्टमेंट में रिसर्च वर्क भी हो रहा है और रिसर्च वर्क काफ़ी स्टैंडर्ड हो रहा है, जिससे कि अगर उनको एकेडमिक लाइन में जाना है स्टूडेंट्स को तो वो जा सकते हैं। '52 के बाद हादी हसन साहब जो साइकोलॉजी पर्शियन के प्रोफेसर थे, उनको ये ज़िम्मेदारी दी थी और उन्होंने कहा था कि ये हमें चाहिए, इसलिए कि हमारे जो पेशेंट्स हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के पेशेंट्स हैं, वो यहाँ पर उनका इलाज होना चाहिए। और इसको हादी हसन साहब ने बखूबी अपने काम से और पैसा कंट्रीब्यूट करके चारों तरफ से 1962 में ख़ुद इनाग्रेट किया था। इसलिए ये हम और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक शख्स, एक प्रोफेसर जो कि मेडिकल का ना होते हुए भी उसने एक मेडिकल कॉलेज बनाया और जिनके नाम पर हमारा हॉल जो है जिसमें बॉयज़ रहते हैं, हादी हसन हॉल उन्हीं के नाम पर है। यहाँ पर अब जो अटेंडेंस है रोज़ाना की 3000, 2500, 3000 पर डे की अटेंडेंस है, ओपीडी अटेंडेंस। और उस वक्त जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया था, स्पेशलिटीज़, सुपर स्पेशलिटीज़ नहीं थी, बट उसके बाद से सुपर स्पेशलिटीज़ लाइक न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डियोथोरैसिक वैस्कुलर सर्जरी, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ऐड होती चली गई। जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पर इनटेक एमबीबीएस का 50 का था, अब वो 150 का हो गया है, 3 टाइम्स। जब हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो पीजी इनटेक भी अराउंड 70 पर एनम था, अब जो है 175 पर एनम है। तो ये पीजी के हमारे जो डॉक्टर हर साल निकलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट करके, वो अराउंड 175 पर ईयर अब है। हमारे यहाँ सर्जरी में न्यूरो सर्जरी है, पीडियाट्रिक सर्जरी है, मेडिसिन साइड में कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, एंडोक्रोलॉजी है। ये तीनों ब्रांचेस फुल हैं इस वक्त, 3 उधर एंड प्लास्टिक सर्जरी ऑल्सो, प्लास्टिक सर्जरी भी है। जिसका ऑपरेशन हम यहाँ पर 3000 या 2500 में ख़र्च होता है मेडिसिन के ऊपर, वही प्राइवेट में दिल्ली में या प्राइवेट में कहीं कराता है तो वो 30 या 40,000 का होता है। क्योंकि आप समझिए कि 12-13 गुना कम है। जो भी ख़र्चा आता है उसका वो सिर्फ दवाओं का ख़र्चा है और वो भी कम होती जाती हैं। सब्सिडाइज इसलिए होती हैं क्योंकि दवा भी हम कुछ दवा हम अस्पताल से भी कर देते हैं उसके लिए। वी शुड हैव दिस इंस्टीट्यूट एज जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। Secondly, all super specialties like cardiothoracic surgery, neurosurgery, pediatric surgery, plastic surgery, cardiology, nephrology, endocrinology should start their MCH DM programs to benefit our students so that they can be better doctor to treat the
ailing patients and be better citizens of our country. कंप्यूटर सेंटर जो है इट इज़ द नर्व सेंटर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो यूनिवर्सिटी में है और वो इन्फॉर्मेशन जो बाहर से हमें आ रही है और हमें बाहर देनी है, ये सारा काम जो है वो कंप्यूटर सेंटर के तहत ही होता है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी की एक विंडो बाहर के लिए खुली हुई है उसकी वेबसाइट के ज़रिए, तो वो वेबसाइट जो है वो मैनेज की जाती है कंप्यूटर सेंटर से। सारी जो एक्टिविटीज़ हैं आजकल, सारे डिपार्टमेंट, सारी फैकल्टीज़, दूसरे सर्विस प्रोवाइडिंग सेंटर्स जो हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। सारे टीचर्स की सीवी, उनके टाइम टेबल, डिपार्टमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन है उन पर एक इस तरीके से समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड, स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, मेजर नोटिसेस, एडमिशंस, एडमिशन पॉलिसी, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें आप जो हैं वो वेबसाइट के थ्रू मैनेज है। इसके अलावा पूरा यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक टेक्निकली मैं कहूँ कि एक बहुत ही एडवांस हाई कैपेसिटी 10G बैकबोन के नेटवर्क पे सारे डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं। वो बाहर की दुनिया से भी उसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो हमें एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क से एक मेन जिसे पाइपलाइन सप्लाई लाइन है वो आ रही है, उस इंफॉर्मेशन को हम सारे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उससे क्या है कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी अरेंज कर सकते हैं, उससे हाई कंप्यूटिंग भी कर सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनके लिए बहुत लार्जर कैपेसिटी है। तो ये सारे जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं और जितने मेजर सर्वर्स हैं, ये सब कंप्यूटर सेंटर ही में इंस्टॉल्ड हैं, ये यहीं मैनेज होते हैं। हमारे यहाँ जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं और जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनकी लैब्स मौजूद हैं। यहाँ पर आकर वो अपना प्रोसेसिंग का, अपना रिसर्च का काम, अपनी कनेक्टिविटी, इंटरनेट, सोशल साइट्स, जो काम भी उन्हें करना है, आउटरीच के प्रोग्राम हैं, वो सब यहाँ पर इजीली एक्सेसिबल हैं, वो आके कर सकते हैं। सर सैयद का मकसद ये यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने में कि तालीम हिंदुस्तान के लोगों के लिए, ख़ास कर मुसलमानों के लिए, और उन्होंने ये भी बतलाया था कि कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, रिलीजन, रेस, जेंडर। तो ये मुद्दा हम बिल्कुल सामने रख रहे हैं और मुझे खुशी ये है कि यूनिवर्सिटी उस रास्ते से बिल्कुल डिविएट नहीं की। जो मदरसों की नेटवर्क है हिंदुस्तान में, सबसे बड़ी नेटवर्क है एजुकेशन के लिए, और अगर उसको हार्नेस किया जाए अच्छी तरह, क्योंकि नहायत मेहनती और इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो कुरान सीख जाए तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, मगर क्योंकि उनको दीनी तालीम दी गई है तो यहाँ कोर्सेज में खाली अरबी, फ़ारसी, पर्शियन, थियोलॉजी, उनमें एडमिशन मिलता था। अब हमने जो यूनिवर्सिटी है हर कोर्स का दरवाज़ा खोल दिया है मदरसा स्टूडेंट्स के लिए। मैं जानता हूँ उनको मुश्किलात पेश आएंगी, मगर हम इस साल से ब्रिज कोर्स शुरू कर रहे हैं, जो कि हम एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, और जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं अगर वो उसमें क्वालिफाई होंगे तो ब्रिज कोर्स में हम उनको 1 साल की ट्रेनिंग देंगे, तभी उसको ब्रिज कोर्स रखा है। ये सेकुलर इंस्टीट्यूशन है
और जो दूसरी कम्युनिटीज़, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं, बिल्कुल घुल मिल के रहते हैं। यानी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वी आर इंटरवोवन कम्युनिटी, सेम क्लॉथ। मुसलमानों का प्रॉब्लम क्वालिटी एजुकेशन है। अगर मुसलमान जो हैं बच्चे ज़हनियत से, ईमानदारी के साथ पढ़ें तो कोई भी रुकावट उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। मगर अगर वो अनपढ़ रहे तो रुकावटें उनको सामना करना पड़ेगा। यही मेरा मैसेज है। हमारे पास म्यूज़िक क्लब है, ड्रामा क्लब है, डिबेटिंग क्लब है, तो सब क्लब्स हैं और पूरी अहमियत दी जाती है कि कैनेडी हॉल में सबके क्लब्स हैं। बहुत ही संजीदगी से गौर किया जाए तो जैसे हमारे इंग्लिश स्कूल जिनको कहते हैं, कॉन्वेंट स्कूल जिनको कहते हैं, जहाँ बहुत हायर क्लास के तलबा वहाँ पढ़ते हैं, उनका अपने एक सोशल बैकग्राउंड है, उन बच्चों की एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, एक एजुकेशन बैकग्राउंड है। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनमें अक्सरियत ऐसे बच्चों की है जिनके बैकग्राउंड काफ़ी कमज़ोर है। जाहिर है कि वो बच्चों को हम इस लायक बना देते हैं कुछ अरसे में कि वो आगे चल कर के डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लें, एमकॉम, बीकॉम, एमए, बीए करके अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ये ख़ासतौर लोअर मिडिल क्लास के मुसलमान बच्चे ख़ासतौर से यहाँ आते हैं। अगर उन बच्चों को आप लेडी फातिमा में या कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे वो बच्चे चल नहीं पाएंगे, क्योंकि तालीम के पीछे उनके एक बैकग्राउंड वो होती है। वहाँ जिस अंदाज से पढ़ाया जाता है, हम लोग जिस अंदाज से उनको पढ़ाते हैं या यहाँ जो तरीक़ा है वो उनको हम काफ़ी ऊपर उठा देते हैं।